तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टोरीज बिहाइंड सक्सेस के एंटरप्रेन्योर इंटरव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है अभिषेक कुमार गुप्ता, जो कि कम्युनिटी हेड है स्टार्टअप दिल्ली के, को-फाउंडर है हैकर स्पेस कोवर्किंग के और को-फाउंडर है अपस्किल के। तो इस इंटरव्यू में हम उनसे डिटेल में बात करेंगे कि उनके एंटरप्रेन्योर की जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और इतने सारे स्टार्टअप्स को शुरू किया और आप सक्सेसफुली चला रहे हो। तो इस वीडियो में आपको काफी कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि ये काफी मजेदार होने वाली है। तो अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभिषेक, स्वागत है आपका स्टोरीज बिहाइंड सक्सेस में। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल ये है कि यार थोड़ा आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। तो मेरी जो अर्ली लाइफ है बहुत ही छोटे टाउन है गोपालगंज बिहार में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बचपन कोई वेल टू डू फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी। पढ़ने में भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ, हमेशा एवरेज स्टूडेंट। कभी ये नहीं लगता था कि मतलब 80, 90, 95 वाले कैटेगरी में कभी नहीं था। तो हमेशा लाइफ चलती रही 60, 65, यानी जो पासिंग परसेंटेज होता है उसी पे जिंदगी कटती रही। तो मतलब कभी फेल नहीं हुए? फेल नहीं हुआ आज तक। हाँ। कभी भी आज तक जिंदगी में फेल नहीं हुआ। ये भी एक कला है कि कभी आप फेल नहीं हुए, ये भी कह सकते हैं आप। कला तो नहीं मैं बोलूंगा, बट इतने थोड़े से नॉलेज थी, बट वो कभी वैसा नहीं था कि 95% वाली कैटेगरी में मैं था। 60-65% वाली कैटेगरी थी मेरी। दोस्तों के बीच में मैं जब देखता था कि दोस्त 99-98% कर रहे हैं, तब कभी ऐसा भी नहीं था कि नहीं हमें उनको चेज करना है, क्योंकि अपने एक एक्टिविटीज अलग चीजों में हम लोग लगे होते थे स्कूल्स में। अपनी लाइफ अलग थी। हाँ, तो स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। अपने को था कि नहीं सब कुछ करना है, मतलब कि खेलना भी है, पढ़ना भी है, घूमने भी आना है दोस्तों के साथ, मस्त रह के सीखना। हाँ। तो अर्ली लाइफ जब गोपालगंज से निकला 10th करके, उसके बाद +2 के लिए मैं अगेन बिहार से ही मैं +2 हुआ, ग्रेजुएशन भी बिहार से हुआ। फाइनली जब मुझे लगा नहीं अब थोड़ी प्रोफेशनल डिग्री लेनी चाहिए, तो फिर उदयपुर पहुंच के वहां से MBA कंप्लीट की, अपनी MBA इन मार्केटिंग। बट पहले साल में लग गया था कि बहुत सारे दोस्तों से मैंने सुना था कि मेरे टीचर अच्छे नहीं है, मैंने कॉलेज अच्छा नहीं है। बट टचवुड मुझे अच्छे कॉलेज मिली थी, वहाँ पे अच्छे फैकल्टी मिले थे मुझे। और एक बचपन से ही ये दिमाग में था कि जब क्लास में टीचर पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो सबके स्कूल्स में होता है, तो हमारे स्कूल्स में भी होते थे ऐसे। तो मैं हमेशा कहता था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। अच्छा। कभी भी ये नहीं था कि जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करना है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आज तक एक फॉर्म भी नहीं भरा। अच्छा, ये UPSC करना है? कभी नहीं वो वाला सीन नहीं था। लोगों के मन में ये स्टीरियोटाइप होता है कि बिहार के लोग UPSC या बैंकिंग तो करते ही हैं। वही वो बिहार मतलब एक बार UPSC का पेपर तो लिखना ही है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली भी बिजनेस फैमिली है, और पिछले 4 जनरेशन से हम लोग बिजनेस में ही हैं। ओके। तो कभी भी ये नहीं लगा कि हमें बिजनेस छोड़ के कुछ और करना है। तो बट ये आइडिया नहीं था कि क्या करना है। तो मुझे जब मैं पीछे आज से 10 साल पहले देखता हूँ, या 20 साल पहले, 28 साल पहले देखता हूँ, तो मुझे कभी भी आइडिया नहीं था कि आगे चल के मैं कुछ अपना बिजनेस किस लाइन में करूंगा, कुछ आइडिया नहीं था। जो आज कर रहा हूँ तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ये सब भी करूंगा। जब MBA कंप्लीट हुई तो सबके साथ होता है कि MBA कंप्लीट हो गई, चलो अब जॉब कर लेते हैं कुछ दिन। जॉब किया, जॉब स्विच करता रहा, 2-3 जॉब स्विच की। तो कोई जॉब पसंद नहीं है? नहीं, पहले लगता था यार ये जहाँ जॉब कर रहा हूँ ये फाउंडर का दिमाग मेरे जितना मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, आपकी थिंकिंग अलग थी। हाँ, मैं सोचता था कि शायद इस चीज को ऐसे किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो तब भी आप मतलब एक स्टार्टअप टाइप एनवायरनमेंट में थे या बड़ी कंपनी थी? नहीं, मैं हमेशा किसी बड़े कॉर्पोरेट में जॉब नहीं किया हूँ। अच्छा। हमेशा एक स्टार्टअप जो इकोसिस्टम वाले लोग हैं उन्हीं के साथ जॉब किया है, जिनकी टीम साइज वही 25, 30, 40 लोग, 50 लोगों की टीम होती थी। वैसे ही कंपनी में मैंने जॉब किया है। उसमें सीखने को ज्यादा मिलता है, काम भी ज्यादा होता है। उसमें काम ज्यादा होता है आपके पास, यानी आप अगर मार्केटिंग में हो तो आपको मार्केटिंग भी करना है, सेल्स भी करना है, एडवर्टाइजिंग भी देखनी है, आपको इन्वेलप भी कुरियर करना है, सब काम करने हैं आपको। हर चीज का थोड़ा आइडिया लग जाता है। बिल्कुल। तो मुझे ये लगा तब कि यार ये फाउंडर का दिमाग मेरे से मैच नहीं कर रहा, आइडिया मैच नहीं कर रहा। तो 2-3 जॉब स्विच करने के बाद मैं लास्ट जो कंपनी थी एजुकेशन में थी, उसको मैंने लगभग 1-1.5 साल तक जॉब किया उसमें। फिर जाके फाइनली ये लगा कि नहीं अब जॉब नहीं कर सकता। अच्छा। एक सर्टेन टाइम आता है जब आपको ये समझ में आ जाता है
तो इस पे कोई इंसिडेंट था या ऐसे अपने आप अचानक लगा कि नहीं भाई और नहीं हो पाएगा? ये क्या होता है कि आपके दिमाग में बीज पहले से ही बैठ जाती है। यानी मैं जब ग्रेजुएशन कर MBA कर रहा था तब से मेरे दिमाग में ये चीज बैठ चुकी थी कि अपना करना है, बट मौका नहीं मिल रहा था वो। और वो सीड जो दिमाग में बैठ गई थी वो धीरे धीरे ग्रो होती गई। और जब लास्ट कंपनी मैंने छोड़ी तो लगा नहीं, अब नहीं करना दूसरे के लिए काम। काफी स्किल्स कर लिए, अब खुद कुछ करना। हाँ, तो ये लगता है कि नहीं, अभी बहुत सारा टाइम दे दिया कंपनी में जॉब करके, अब कुछ अपना करते हैं इसमें हम लोग। बट ये आइडिया तब भी नहीं था कि अपना क्या करना है। स्टार्टअप दिल्ली, हैकर स्पेस, अपस्किल, ये तीनों उसके बाद मतलब जब छोड़ा जॉब तो आइडिया तीनों चीज का नहीं था मेरा। तो जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी शुरू करी स्टार्टअप दिल्ली से, तो आपने ये स्टार्टअप दिल्ली शुरुआत कैसे करी? एग्जैक्टली स्टार्टअप दिल्ली है क्या? एग्जैक्टली मैं बताऊं स्टार्टअप दिल्ली के बारे में, तो जब मैंने जॉब छोड़ा था तो कुछ आइडिया नहीं था करना क्या है जिंदगी में, ठीक है। तो बट फिगर आउट कर रहे थे कुछ चीजें कि कैसे कुछ किया जा सकता है। तो सही गाइड लेने के लिए फिर मैंने लोगों से रीच करना शुरू किया, नेटवर्किंग टाइप। हाँ, तो उस वक्त कुछ दिल्ली NCR में ऐसे बहुत सारी कम कम्युनिटी थी जो स्टार्टअप के लिए कुछ मेंटरिंग सेशन या ऐसा कुछ कराती थी नेटवर्किंग वाली। तो मैंने स्टार्टअप दिल्ली स्टार्ट किया। मैंने कहा कि ठीक है, इसमें कुछ लोग लाइक माइंडेड लोग होंगे, तो एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से नेटवर्क करना, फिर आइडिया शेयर करना कि क्या कर रहा हूं मैं, या फिर लोगों से हेल्प लेना। तो उस चक्कर में मैंने स्टार्टअप दिल्ली नाम से फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया। तो ये आपने जैसे कि आपने बोला कि दिल्ली NCR में ऐसा कोई स्टार्टअप कम्युनिटी था, तो क्या दूसरे शहरों में जैसे बैंगलोर स्टार्टअप कैपिटल है, वहां पर ऐसा था, वहां से आप इंस्पायर हुए, या ऐसा आपको एक दिन आइडिया है कि नहीं यार? नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं आता यार। ऐसा मैंने कुछ कम्युनिटीज को देखा था, उनको देख के लगता था नहीं यार इसमें कुछ कर सकते हैं हम लोग, मतलब हमारे दिल्ली में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, जोड़ सकते हैं हम लोग। तो स्टार्टअप दिल्ली ऑल ऑफ सडन आइडिया नहीं था। और जिंदगी में मैं एक चीज और मानता हूँ कि जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं और आपको पता नहीं होता कि वो इतनी बड़ी कभी हो जाएंगी। तो स्टार्टअप दिल्ली भी मेरे लिए वही चीज था। मैंने कभी ये सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि स्टार्टअप दिल्ली इतनी बड़ी हो जाएगी। तो उस वक्त स्टार्ट किया था कि ठीक है 50-100 लोग मिलेंगे, एक दूसरे से आइडिया शेयर करेंगे, एक दूसरे के हेल्प करेंगे बिजनेस ग्रो करने में। वो धीरे धीरे ग्रो करती रही, लोगों तक बात पहुंचनी शुरू हुई। जिनको अपनी कंपनी बनानी है, कुछ स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप फाउंडर चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ सर्विसेज चाहिए, को फाउंडर देख रहे हैं आप, या फिर फंडिंग के लिए चाहिए, तो इसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करने लगे, स्टार्ट किए। जैसे को फाउंडर मैच मेकिंग, अगर किसी को फाउंडर चाहिए तो फंड रेजिंग के लिए पिचिंग करवाते थे हम लोग। कुछ इन्वेस्टर्स के रिवर्स पिच करवाए हम लोगों ने, कुछ लोगों के लिए इंटर्न हायरिंग में हेल्प किया हम लोगों ने। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने करना शुरू किया ग्रुप में। फिर जब ये चीजें होने शुरू हुई तो लोग जुड़ना शुरू हुए। जब ये सारे आप मतलब आप ये ऑफलाइन मीटअप्स भी करवाते थे? जी बिल्कुल। जैसे कि ग्रुप तो ऑनलाइन था पर मीटअप्स ये सब ऑफलाइन करते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई कम्युनिटी रन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आज भी लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो तो जितना हम डिजिटली जा रहे हैं उतना हम ट्रस्ट हमारा कम होता जा रहा है। जब तक आप ऑफलाइन नहीं मिलते एक दूसरे से वो आइस ब्रेक नहीं होता और ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। और रियल जो एक दूसरे की कोई मदद करता है वो आपसे मिले बिना नहीं कर सकता। रियल कनेक्शन वही बनता है जब आप एक दूसरे से मिलते हो, बात करते हो। तो उसपे क्या होता है कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के नेचर जाने, एक दूसरे का माइंडसेट जाने, तो हमें ट्रस्ट बनता है एक दूसरे पे। तो हम लोग सारे इवेंट्स ऑफलाइन करते थे, लोगों को ऑनलाइन इंगेज करते थे स्टार्टअप दिल्ली में, बट उनका मीटअप ऑफलाइन होता था। तो जब ये ऑफलाइन इवेंट होने शुरू हुए तो बहुत सारी सिनर्जीज बिल्ड होनी शुरू हो गई। लोगों को को फाउंडर मिलने लगे, लोगों को आइडियाज आने लगे, किसी को कंपनी रजिस्टर कराना है, किसी को एम्प्लॉय हायर करना है, किसी को जॉब चाहिए। तो ये सब सारी चीजें ऑफलाइन में होनी शुरू हो गई। तो एक बज क्रिएट हो गया लोगों के बीच में। स्टार्टअप दिल्ली बिकेम ए पॉपुलर नेम, एक बड़ा नाम हो गया था और लोग एक दूसरे उससे जुड़ने लगे। तो अभी अगर हम बोलेंगे तो अभी स्टार्टअप दिल्ली की पोजीशन क्या, कितने लोग हैं या क्या, कैसे इवेंट्स हो? अभी स्टार्टअप दिल्ली में लगभग 60,000 लोग हैं और पिछले 3 साल में ये कम्युनिटी ग्रो हुई है, 3-3.5 साल हो गया। और इसमें बहुत सारे
अभी इस पोजीशन पे है कि उसमें डेली न्यूज आती हैं, हाँ। जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज है, अभी भी लोगों को सर्विसेज मिलते हैं उसमें, अभी भी लोग उससे इंटर्न हायर करते हैं, जॉब मिलती है लोगों को, लोग मुझे थैंक यू मैसेज बहुत भेजते हैं कि अभिषेक आपके कमिटी के थ्रू मुझे जॉब मिल गई, आपके कमिटी के थ्रू मुझे कहीं को फाउंडर की पोजीशन मिल गई, आपके कम्युनिटी के थ्रू मुझे कहीं कंपनी रजिस्टर कराने में हेल्प हो गई। तो ये सब सारी चीजें आज भी होती हैं। अब वो इतनी ही स्ट्रांग है जितनी आज से 3 साल पहले थी। तो स्टार्टअप दिल्ली मैं अपने बेस से ये समझता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टअप दिल्ली। वही आपका बेस बना मेरा, मेन आइडेंटिटी आपका स्टार्टअप दिल्ली है। तो जो अगला क्वेश्चन ये है कि अभी तो जैसे कि आपने बोला 60,000 मेंबर्स हैं स्टार्टअप दिल्ली में, पर शुरुआत में कैसे मेंबर्स जुड़े, कि शुरुआत में ग्रोथ जैसे पहले 100 पहले 1000 मेंबर्स ये कैसे आपको मिले, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स हुई या अपने आप ही कम्युनिटी अपने आप ही ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ या आपको उसके लिए कुछ एफर्ट करना पड़ा ये ग्रो करने? इसमें इनिशियली बहुत दिक्कत हुई थी मुझे कम्युनिटी को ग्रो करने में। आज की डेट में लोग कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं मोनेटाइज करने के लिए, बट मेरा मोटिव जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा मोटिव मोनेटाइजेशन का नहीं था। तब मुझे था कि रियल हेल्प चाहिए लोगों को और रियल हेल्प मुझे भी चाहिए अपने बिजनेस रियल कम्युनिटी बिल्ड करना। हाँ, तो मैं आज तक स्टार्टअप दिल्ली को कभी मोनेटाइज नहीं किया हूँ। अगर मैं चाहता तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता था कम्युनिटी के थ्रू, बट मैंने आज तक 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं किया स्टार्टअप दिल्ली से। वो मेरा पैशन है जिसको मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली लोग एक दूसरे से जुड़े, इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी लोगों को जोड़े, वो भी कुछ सीखें, बिल्कुल कुछ सिखाएं। तो इनिशियल टाइम पे बहुत दिक्कत हुआ, लोगों को पता नहीं था। बट धीरे धीरे जब हम लोग ऑफलाइन मीटअप कराने लगे तो लोगों को इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ। उस टाइम पे तो ये कम्युनिटीज ये ग्रुप्स इतने फेमस नहीं थे। जब हम लोग स्टार्टिंग इवेंट कराते थे तो उसमें लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ के आते थे, और लोग भी कम आते होंगे। नहीं, तब बहुत आते थे। अच्छा, लोग आते थे तब, क्योंकि तब ऐसे मीटअप्स होते नहीं थे। ओके, इनोवेटिव टाइप की चीज थी। हाँ, और तब लोग स्टार्टअप करना चाहते थे बट ऐसे मीटअप बहुत कम होते थे। धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हुआ, स्टार्टअप बज़ भी शुरू हुआ, जैसे स्टार्टअप इंडिया ये सब प्रोग्राम शुरू हुए। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 में शुरू हुआ आपका, और मैंने स्टार्टअप दिल्ली 15 में बनाया था। अच्छा, तो जस्ट 1 साल पहले। तो ग्रो हुआ होगा जब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया और सारा न्यूज में भी आर्टिकल्स आने लगे, इसको इतनी फंडिंग मिली, वो स्टार्टअप इतना ग्रो किया, उधर एक्सपैंड किया, सबको आइडिया लगने लगा। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से लोगों में गवर्नमेंट भी इसके तरफ बहुत ही सचेत हो गई कि हमें स्टार्टअप को हेल्प करना है। और पिछले 5 साल में, अगर 6 साल में आप देखो तो स्टार्टअप ग्रो पिछले 7 साल में अवेयरनेस ज्यादा हुआ है। उससे पहले हम लोग बिजनेस करते थे, स्टार्टअप नहीं। उससे पहले स्टार्टअप वर्ड हार्डली कोई सुनता था, उससे पहले लोग बिजनेस करते थे। तो स्टार्टअप अगर 7-8 साल 10 साल पहले की बात है, तब से स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो जब हम लोग का कम्युनिटी बना, ग्रो करना शुरू हुआ, ऑफलाइन मीटअप्स के थ्रू लोगों को पता चलना शुरू हुआ, लोगों को कुछ हेल्प होना शुरू हुआ, तो ऑर्गेनिकली ग्रो करना शुरू कर दिया कम्युनिटी ने। अगर आपको कोई हेल्प हुआ तो आप बोलोगे 5 आदमी को कि वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ। मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा क्योंकि ये कम्युनिटी है, यहाँ पे जो चले जाओ, यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो वैसे करके ऑर्गेनिकली ग्रो होता गया, और लोग ऐसे लोग उसमें मिलते गए कि आपको कहीं जॉब लग गई तो आपने बोला कि यार, अपने 10 दोस्तों को बोला कि यार तू भी स्टार्टअप दिल्ली ज्वाइन कर ले अगर जॉब चाहिए तो ऐसे करके वो कम्युनिटी ग्रो करना शुरू किया, और आज 60,000 पे है उसी बदौलत। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अब आप काफी एक सक्सेसफुल कम्युनिटी मैनेजर हो, तो अगर आज के टाइम में किसी को एक ऐसे फेसबुक कम्युनिटी शुरू करना है तो वो कैसे, मतलब क्या टिप्स या क्या एडवाइस दे सकते हो उनको कि एंगेजमेंट भी हो और एक्चुअल वो वैल्यू प्रोवाइड करे? ये नहीं कि बस कम्युनिटी बना दिया, उसमें ना एंगेजमेंट है, ना लोग आ रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, एक्चुअली एंगेजमेंट भी है, लोग सीख रहे हैं। आज के टाइम में अगर किसी को एक ऐसी फेसबुक ग्रुप या ऐसा कम्युनिटी बिल्ड करना है, कुछ तो टिप्स? पहले मैं ये बोलूंगा कि अगर आप कोई भी कम्युनिटी स्टार्ट करते हो, पहले आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप इस कम्युनिटी से चाहते क्या, मिशन, विजन, ये सब। अगर सिर्फ मैं दूसरे का देख के कोई कम्युनिटी बना रहा हूँ तो शायद मैं कॉपी कैट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चीज तो उसने पहले नहीं चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा, वो तो कर ही लिया है उसने। बिल्कुल, कॉपी कैट करके आप कितने दिन कंटेंट दे पाओगे, कितनी वैल्यू दे पाओगे? तो सबसे पहले आप अपना मोटिव क्लियर करो कि आप फेसबुक को बनाना क्यों चाहते हो, अपनी एक कम्युनिटी बनाना क्यों चाहते हो। मोटिव क्लियर हुआ, फिर किस चीज पे बनाना चाहते हो, क्या नीड सॉल्व कर रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप। फिर
अगर आप ये दो चीज आपको पता हो गई तो आप कमेटी बनाइए। हाँ पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब फेसबुक इतने फीचर्स नहीं देता था। हाँ हाँ जो भी इनसाइट फीचर है वो बहुत लेट आया, 17 में आया करीब। जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये सब चीजें नहीं थी, तो हमें पता नहीं चलता था कितनी एंगेजमेंट है, कितने लोग एक्टिव हैं, कितने इनसाइट्स हमें अब पता चलने लगे हैं। और कम्युनिटी फेसबुक पे बहुत ही लोगों को, कम्युनिटीज को प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कम्युनिटी बनाते हो तो रियल वैल्यू दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इनिशियली अगर मोनेटाइजेशन की आप सोच भी रहे हो तो मोनेटाइजेशन के लिए थोड़े टाइम की बात सोचो। अब पहले वैल्यू दो, लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड कराओ। कम्युनिटी होता है कि आप पहले पैसे की बात करना शुरू कर दोगे तो वो कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पाएगी। मतलब कम्युनिटी के लिए पहले तो ट्रस्ट बिल्ड, बिल्कुल जरूरी तो है। सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करो आप, कि लोग, आप वैल्यू दो तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। फिर अगर बाद में उस चीज को अगर मोनेटाइज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले दिन से ही लोग ये सोच के बैठ जाते हैं, नहीं मुझे पहले दिन से ही मोनेटाइज करना है, कि महीने का इतना। बिल्कुल। जैसे आप ही वीडियो बनाते हैं तो पहले दिन से ही अगर आप सोच के बैठ जाओगे नहीं पहले वीडियो से ही मुझे मिलियंस व्यूज जाने लगे, नहीं हो पाएगा। वो तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपका परसिस्टेंस जॉब है, मतलब पैशन उसको होना चाहिए, प्लस उस पैशन को आप परसिस्टेंस में कन्वर्ट करें। कंसिस्टेंसी हो कि भाई इस काम को मैं रेगुलर कर रहा हूँ, और ये मैं पैसे के लिए बाद में करूंगा, पहले अपने लिए कर रहा हूँ ये। अपने पैशन के लिए, जो हमने विजन बनाया था उसके लिए, जो नीड। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो आपका स्टार्टअप दिल्ली, ये आपका एक पैशन प्रोजेक्ट टाइप का है, इससे आप बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाते। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या आप फेसबुक ग्रुप या फेसबुक कम्युनिटी से पैसे कमा सकते हो, और अगर कमा सकते हो तो कैसे कमा सकते हो? फेसबुक कम्युनिटी से पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। लोग अलग अलग बिजनेस मॉडल निकाल चुका है इसमें। कितने लोगों का कोई कंटेंट वेबसाइट है तो कंटेंट पे ट्रैफिक देने के लिए लोग, कि मैं कम्युनिटी के थ्रू कुछ शेयर करूंगा, कम्युनिटी यहाँ से ट्रैफिक गेन करूंगा, फिर अपने ब्लॉग से पैसे कमाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग प्लान करते हैं कि भाई नहीं मैं कम्युनिटी को लोग नॉलेज दूंगा, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करूंगा। कम्युनिटी क्या होता है कि हमेशा आपको एक फेसबुक कम्युनिटी में अगर पार्टिकुलरली बात करूं तो ये एक किसी भी कंपनी का साइड फेस हो सकता है मे बी, या फिर कुछ कम्युनिटीज बेस्ड कंपनी क्रिएट हो गई है आज की डेट में। MI की सक्सेस स्टोरी अगर आप इंडिया में देखें या फिर OnePlus की सक्सेस स्टोरी देखें तो ये कम्युनिटी बेस्ड कंपनीज हैं जो इंडिया में कम्युनिटी की वजह से ही इतनी पॉपुलराइज हो गई। कम्युनिटी में काफी एंगेजमेंट रहता है, बिल्कुल। वो अपने कस्टमर्स के साथ काफी इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। तो अलग अलग नीश के लिए अलग अलग बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। ये अब लोगों पे है कि लोग उसको किस तरह से यूज करता है, अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रमोट करके करता है, या फिर लोगों का ट्रस्ट गेन करके उसको मोनेटाइज करता है। बट मॉडल बहुत सारे बन सकते हैं, बट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मॉडल है वो। तो बेसिकली आपके पास रीच है, आपके पास ऑडियंस है, फिर आपकी बात सुनती है। रीच ऑडियंस है, और तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि उसको कैसे यूज करें। बिल्कुल। तो मैं अगर कम्युनिटी की बात करते हैं तो जब सबसे पहले मुझे कोई नाम याद आता है तो पतंजलि आते हैं। जो इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो पतंजलि स्टार्ट हुआ था सिर्फ आपको योग से, यानी बाबा रामदेव एज ए योग गुरु स्टार्ट किया था। उन्होंने लोगों को बताया योग के बारे में कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आप योग करो तो स्वस्थ रहोगे। योग का ज्ञान देते देते उन्होंने लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट कराया। पहले उन्होंने बोला तो लोगों को लगा नहीं, अगर बाबा रामदेव बिना किसी स्वार्थ के ये सब सारी चीजें बता रहे हैं, हमारे फायदे की चीजें हैं, तो लोगों का ट्रस्ट बना उनपे। फिर बाबा ने उसके ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो ये पहले कमिटी क्रिएट की योगा की, फिर ट्रस्ट बिल्ड किया, फिर इसके ऊपर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो अगर आपको याद हो तो पतंजलि के जो इनिशियल डेज थे, तो योग करने वाली जो कैटेगरी होती है वो 40 से 50 वाली रेंज, 60 वाली रेंज होती है, जो घर के डिसीजन मेकर्स होते हैं, राइट। तो अब पैसे भी उन्हीं के पास होते हैं जो एक्चुअल कंज्यूमर होते हैं या कस्टमर होते हैं। उन्हें जब पता चला कि बाबा पे योग के थ्रू ट्रस्ट बना लिया बाबा ने, फिर प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो सबसे पहले यूज करने वाले वो कैटेगरी थी जो हमारे पापा या दादा की कैटेगरी होगी, तो उन्होंने यूज किया। फिर उसके बाद हमारी जनरेशन ने यूज करना प्रोडक्ट शुरू कर दिया। तो अगर अभी आप देखोगे कि सब हर घर में
जैसे हम बोलते हैं कि टाटा का प्रोडक्ट हर घर में होता है, हाँ हाँ, तो पतंजलि का एक प्रोडक्ट जरूर किसी न किसी घर में यूज होता ही हाँ होगा। हाँ, अब तो आज की डेट में ऐसा हो गया है। हाँ हाँ, तो ये कमिटी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो मैं लोगों को हमेशा देता हूँ, और कैसे बाबा ने कमिटी का यूज करके हाँ। एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि नॉर्मली लोग जब पतंजलि के बारे में बात करते हैं, मतलब कभी वो इस वे में नहीं देखते कि यार उन्होंने कम्युनिटी का कैसे फायदा उठाया है। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, और ये जो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में कम्युनिटी कितनी पावरफुल है, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में, एक्चुअल सोसाइटी में भी कितना ज्यादा पड़ता है। हाँ, तो जो आपने पूछा था कि कैसे कमिटी का इस्तेमाल, तो मैं पर्टिकुलर फेसबुक कमिटी की ना बात करके ब्रॉड कमिटी में बात करता हूँ। तो OnePlus इंडिया में लॉन्च होने से पहले भी कम्युनिटी पे बहुत काम किया। MI की सक्सेस स्टोरी कम्युनिटीज पे आता है। बिल्कुल। इंडियन ब्रांड्स की बात करूँ तो पतंजलि की सक्सेस स्टोरीज आपको बता दिया मैंने। तो ये सब चीजें कमिटीज की वजह से ही चल रही है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, राइट। तो अब तो हमने बात कर ली स्टार्टअप दिल्ली और स्टार्टअप दिल्ली की पूरी जर्नी के बारे में। अब हम चलते हैं अपस्किल। मैं बता दूं कि अभिषेक को फाउंडर है अपस्किल के। तो अपस्किल एक्चुअली में है क्या? मैं बताऊं आपको अपस्किल स्टार्ट कैसे हुआ, पहले ये जर्नी बताता हूं। क्या होता है कि आपके पास एक आइडिया होता है, बट उसका कभी फुल फ्लेज प्लान नहीं होता कि मैं आज स्टार्ट करूंगा तो आज से 10 साल बाद कहाँ होऊंगा। और कभी प्लान करके आप 10 साल का प्लान करके उस पे स्टिक होकर नहीं चल सकते। आप प्लान कुछ और करते हो, होता कुछ और है। क्योंकि सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़ता है, पिवट करना होता है अपने बिजनेस में। तो जब अपस्किल का प्लान आया था तो मेरे जो को फाउंडर है अबाब उस्मानी, तो मैंने अबाब से एक चीज डिस्कस की कि अबाब ऐसा कुछ एजुकेशन इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर एजुकेशन को आप देखो, बेसिकली ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज को देखो, आप जो एजुकेशन में ट्रेनिंग कराते हैं वो स्टूडेंट्स को एज ए प्रोडक्ट समझते हैं, कमोडिटी समझते हैं। वो समझते हैं कि इनको बेच दो। जबकि एजुकेशन अगर हम आज से 100 साल 200 साल पहले की बात करें तो आचार्य लोग एज ए गुरुकुल वाले एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें एक्चुअली नॉलेज शेयर होता था, राइट। पैसे की बात बाद में आती थी, पहले वैल्यू देने की बात होती थी। तो हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया तो देखा कि अब आपके जो एक्सपर्टीज है वो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो मैंने अब आपको बोला कि हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, आगे चल के हम लोग और नए नए कोर्सेज ऐड करेंगे। तो अब आपको मैंने डिस्कस किया, और 1-2 मीटिंग में हमारा अब आपका वो माइंडसेट मैच किया, और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपस्किल। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लोग बोलते हैं ना कि पैसे चाहिए होते हैं, तो मैं इसकी आपको कहानी बताऊंगा कि कैसे बिना पैसे के, बिना 1 रुपया लगाए हुए कैसे हम लोगों ने अपस्किल स्टार्ट किया। अब पिछले साल का हमारा रेवेन्यू पहले साल में ही लगभग 50 लाख का रेवेन्यू हम लोगों ने क्रॉस किया था। तो मतलब 50 लाख का रेवेन्यू आपका जो हुआ, आपका विदाउट फंडिंग, विदाउट ज्यादा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में, और वो भी फर्स्ट ईयर में। बिल्कुल। तो ये मान लो कि यार जो बहुत बड़ी स्टार्टअप्स भी होती है वो काफी साल तक उनका लॉस ही चल रहा होता है। फर्स्ट ईयर में तो यार रेवेन्यू तो बहुत दूर की बात, सस्टेन कर लो वही बहुत बड़ी बात है। पर ये बहुत बड़ी बात है कि यार प्रॉफिटेबल तो है, पर 50 लाख का रेवेन्यू भी इन्होंने गेन किया। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमको आइडिया अपस्किल का आया था, तो मैंने अब आपने डिस्कस करके जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने ये कहा कि हम कभी भी स्टूडेंट को गलत होप नहीं देंगे कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, आपके इंटर्नशिप लगवा देंगे, आपको अब बस एडमिशन ले लो, हमें पैसे दे दो, आगे सब हम कर देंगे। 100% प्लेसमेंट कुछ नहीं, किसी को हम नहीं बोलते। आज भी हम कोई सर्टिफिकेट देने की बात नहीं करते, कोई जॉब लगवाने की बात नहीं करते, कोई इंटर्नशिप की बात नहीं करते। हम ये बोलते हैं हम आपको स्किल्स देंगे, नॉलेज देंगे। क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स में देखा जाए तो 14 लाख 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर साल पास करते हैं। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो बोलते हैं कि हम इनको रख ही नहीं सकते अपने कंपनीज में, क्योंकि वो स्किल्स नहीं है, इनमें ट्रेन नहीं है। स्किल्स नहीं है, ये पढ़ तो लिए बट इनमें वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। यही हाल एमबीए का भी है। अच्छा। कि एमबीए के भी बच्चे इतने सारे हर साल निकलते हैं। टॉप इंस्टीट्यूट की बात छोड़ दें तो छोटे इंस्टीट्यूट से कोई एमबीए का तो उनको 5,000 7,000 10,000 की नौकरी मिलती है, क्योंकि स्किल्स नहीं है एक्चुअली। अगर आज की डेट में आप एम्प्लॉय ढूंढने जाओ तो सबसे पहले आप देखोगे कि स्किल्स है कि नहीं। वो मेरे कंपनी में आएगा तो क्या वैल्यू ऐड करेगा। बिल्कुल। अगर नहीं करेगा तो मैं नहीं रखूंगा उसे। तो ये चीज पे हम स्टिक होकर अपस्किल को स्टार्ट किया, और यही हमारा सक्सेस मंत्र भी है। आप जो चीज देना चाहते हो वो दो। फालतू के गिमिक करने से कोई आपका कुछ नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा आपको लॉन्ग टर्म में लॉस करेगा ये चीजें। क्योंकि हम लोगों ने अंडर
कमिटमेंट किया, ओवर डिलीवर्ड किया। ओवर डिलीवर किया, हाँ। तो हम बोलते हैं कि आपको जॉब नहीं लगवाएंगे, बट हम असिस्टेंट जरूर करते हैं कि आप जाइए यहाँ इंटरव्यू दे दीजिए, हाँ हाँ अगर आप में स्किल्स होगा तो आपकी जॉब लग जाएगी। बिल्कुल। हम स्किल्स पे बात करते हैं बस। स्टार्ट करने की बात करूं तो बिना पैसे का स्टार्ट करना, हाँ हाँ बहुत ही लोगों के माइंड में ये बना होता है कि अब बिना पैसे का कंपनी कैसे स्टार्ट हो जाएगी। वो तो काफी लोग सोच ही नहीं सकते हैं। सोच इसीलिए शुरू भी नहीं करते कि हाँ। भाई आइडिया होगा, सब कुछ होगा, वो बोलेंगे यार फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम शुरू ही नहीं करने हैं। मुझे काफी कमेंट्स भी आते हैं कि भाई फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए। उन्होंने स्टेप 0 से स्टेप 1 तक भी नहीं पहुंचे, ये बोलता स्टेप 0.5 भी नहीं पहुंचे होते, उनको पहले से ही फंडिंग चाहिए होती है। तो आज की डेट में फंडिंग इतनी आसान नहीं है। हाँ टू बी फ्रैंक मैं सबको बता दूं, कोई भी आसान नहीं है फंडिंग आज की डेट में। लोग बोलता है कि पहले पीपीटी पे फंडिंग हो जाती थी, हाँ 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 बट अब वो जमाना चला गया। हाँ हाँ एक्चुअली अगर आप पैसे बना रहे हो तो इन्वेस्टर आप पे पैसे लगाएगा। हम लोग की कंपनी स्टार्ट होने के पीछे जब मैंने सोचा कि पैसे है नहीं तो कैसे स्टार्ट होगी, हाँ फिर मल्टीपल चीजों को क्या होता है कि आपके पास आइडिया होता है और उस आइडिया से जुड़ने वाले लोग होते हैं, हाँ ठीक है, आप उनको यूटिलाइज करो। इसमें मुझे स्टार्टअप दिल्ली का बहुत साथ मिला। अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं फाउंडिंग स्टोन है, हाँ हाँ जो मेरी न्यू है, हाँ। वो स्टार्टअप दिल्ली है। बिल्कुल, मैं इस पे 50 कंपनी भी बिल्ड करूँ तो वो न्यू मेरे काम आएगी हमेशा। हाँ हाँ वो बहुत मजबूत नहीं हुआ है मेरे लिए। तो मैंने अपने नेटवर्क के थ्रू चीजों को यूटिलाइज किया और बिना पैसे के, मतलब कि हम लोग ने डोमेन खरीदने के लिए जो पैसे लगे होंगे हाँ हाँ तो 300-500 रुपए, हाँ और होस्टिंग मैंने दोस्त के से ले ली थी फ्री में। अच्छा। मैंने कहा दोस्त फ्री में होस्टिंग दे दे, शेयर होस्टिंग, और वेबसाइट मैंने दोस्त से बोल के बनवा ली थी। ये सब आपके स्टार्टअप दिल्ली के हाँ। मेंबर्स होंगे? हाँ, जो मेरे से क्लोज जुड़े हुए थे। हाँ 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 तो नेटवर्क का बहुत बड़ा फायदा मिला मुझे स्टार्टअप मतलब अपस्किल को स्टार्ट करने में। तो इनिशियली 700-800 रुपए में अगर कंपनी स्टार्ट हो जाती है, इनिशियली हम लोगों ने पैसे बनाए, पहले बैच से दूसरे बैच से पैसे बनाए, फिर हम लोगों ने जाके कंपनी रजिस्टर कराया। तो जैसे आपने एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आपने ऐसे बोला कि बहुत कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, तो आपने शुरुआत में से क्लासेस कहाँ करवाई, वहां पर उसका खर्चा पड़ा या उनके वो भी नेटवर्क के थ्रू मिले? ये सब सारे नेटवर्क के थ्रू। अच्छा, ये भी मतलब कि हम लोगों ने सबसे पहला जो बैच स्टार्ट किया था, हाँ। वो नेटवर्क से लोगों को इन्फ्लुएंस किए, हाँ हाँ, फिर उससे पहला बैच क्रिएट किए जो अर्ली स्टूडेंट्स जी बिल्कुल। हाँ हाँ तो उनसे क्या होता है कि अगर पहले स्टूडेंट बैच में आपके स्टूडेंट आ जाते हैं तो एजुकेशन बिजनेस में आपको पहले पैसे दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इनिशियली कुछ पैसे दिए जाते हैं हाँ हाँ कोर्स स्टार्ट करने से पहले, तो हमें वो वर्किंग कैपिटल मिल गया, ओके ओके, जगह हमारे पास मिल गई, स्टूडेंट आ गए, हाँ हाँ ट्रेनर हमारे पास अबाब और सौदा थे, हाँ हाँ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया उसको। पहले बैच के बाद हम लोगों ने उसी पैसे को री इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, हाँ हाँ, और फिर नेक्स्ट बैच के लिए पैसे क्रिएट स्लोली ऐसे ग्रो करते। हाँ, तो धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए आज हमें 1.5 साल हो गए। तो पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने लगभग 12 बैच कंप्लीट किए हैं। तो ये हमारी सक्सेस स्टोरी है अपस्किल की, कि इससे जितने भी अब तक अच्छे स्टूडेंट निकले हैं, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। तो हमारा हर जो बैच होता है उसमें कम से कम 3 से 4 बच्चे होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, यानी जो हमारे यहाँ पढ़ के गया वो रिकमेंड करता है हमें। तो हमारा हर बैच में लगभग 30-40% बच्चे वर्ड ऑफ माउथ से ही आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सबसे अच्छी टाइप की मार्केटिंग होती है, क्योंकि ना इस पे खर्चा आता है, प्लस ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, इसीलिए आप अपने दोस्त को दूसरे स्टार्टअप के बारे में रेकमेंड करते हो। जी बिल्कुल। तो इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे वर्ड ऑफ माउथ आपके बिजनेस को ग्रो करता है। एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि एक इंसान अपनी जिंदगी में 7 टेलीविजन सेट्स खरीदता है या फिर खरीदने में हेल्प करता है। ओके, तो अगर ये बात देखा जाए तो अगर आप टेलीविजन बिजनेस में हो, तो अगर आपने एक अच्छी चीज किसी को बेच दी तो वो आपको 7 कस्टमर ला के देगा, राइट, और उसके लिए आपने कोई पैसे खर्च नहीं किए। ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का कमाल। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये कि अपस्किल भी एक बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और अभी मार्केट में ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं या सिखाने का दावा करते हैं। तो अपस्किल का क्या यूएसपी है, या अपस्किल इन सब से कैसे अलग है? तो मैं आपको वही बताऊं, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कभी भी बच्चों को फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं, उनको कभी भी एज ए कम्युनिटी ट्रीट नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि इनकी सक्सेस से हमारी सक्सेस है। हाँ, ये सक्सेसफुल अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो हम सक्सेसफुल होंगे।
क्योंकि अगेन वही वर्ड ऑफ माउथ इनके सक्सेस पे है। हाँ, हाँ। अगर ये सक्सेस होंगे तो ये 10 लोगों को बोलेंगे जो आगे हमें बिजनेस देगा। हाँ। हम कभी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जहां पे आपको मैं गलत सिखाऊं, हाँ। आप 10 आदमी से जाके गाली दो। निगेटिव पब्लिसिटी बहुत तेजी से फैलती है। हाँ। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव कम धीरे फैलती है, निगेटिविटी तेजी से फैलती है। तो अगर मैं किसी को गलत सिखाना शुरू कर दूं, ठीक है, वो 10 आदमी से जाके 10 बातें और जोड़ कर बोलेगा कि इनका इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करना। तो इस इंडस्ट्री में जो टॉप की अगर बात करें, जो 2-3 लोग हैं, वो लोग की सक्सेस जो स्टोरीज उतनी नहीं जितनी निगेटिविटी है। वो इतने फेक कमिटमेंट करते हैं, हम कभी उन चीजों पे नहीं जाना चाहते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है कि हम रियलिस्टिक अपने स्टूडेंट के सक्सेस को अपना सक्सेस देखते हैं। हाँ। स्किल्स देना हम अपनी मेन जिम्मेदारी समझते हैं। ये हमारी मतलब अपस्किल के सक्सेस का राज यही है कि आप रियलिस्टिक हो और आपका फोकस है स्किल सिखाना, नॉलेज ट्रांसफर। बिल्कुल। तो अब हमने जान लिया स्टार्टअप दिल्ली के बारे में और अपस्किल के बारे में। जी बिल्कुल। मतलब तब आप 2 स्टार्टअप चला रहे थे जी। फिर आपने कैसे आपको लगा कि यार अब हम कोवर्किंग स्पेस, हैकर स्पेस कोवर्किंग शुरू करते हैं। पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि यार कोवर्किंग एक्चुअल में होता क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं जो नॉर्मल ऑफिस स्पेसेस है उसके हिसाब से। तो कोवर्किंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत पुरानी नहीं है, 4 से 5 साल पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया में। इंडिया में क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप करता है, उसको एक ऐसा जगह चाहिए होता है जहाँ पे वो बैठ के काम कर सके, लोगों से नेटवर्क कर सके, लोगों से रिसोर्स शेयर कर सके। तो कोवर्किंग ये सारी सुविधाएं एक जगह प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे कोई भी स्टार्टअप जिसकी 5 से 10 लोग या 20 लोग 50 लोग की टीम है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप होता है तो 3 से 4 लोग या 5 लोग होते हैं, वो अपना महंगा, क्योंकि कैपिटल की पहले ही प्रॉब्लम होती है, महंगा ऑफिस नहीं बनवा सकते हैं। हाँ, शुरुआत में शुरुआत में होता है। तो इससे अच्छा कि वो कोवर्किंग से स्टार्ट करे, जहाँ पे 3 से 4 लोगों की टीम उनकी बैठती है, उनको सारे इसके बाद कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने सीट के पैसे देने होते हैं, जिसमें से उनको डेडिकेटेड डेस्क, टी, कॉफी, वाईफाई, बिजली, पानी, ये सारी चीजों के बारे में सोचना नहीं होता है। प्लस उनकी नेटवर्क भी बनती है। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप होते हो, जब आप एक कंपनी शुरू करते हो, आप किन लोगों को जानते हो, दूसरे अगर स्टार्टअप्स जो चीजें आपको चाहिए वो दूसरा स्टार्टअप प्रोवाइड कर रहा है तो आप उनकी मदद ले सकते हो। बिल्कुल। अगर आपने जो प्रॉब्लम फेस करी है दूसरे स्टार्टअप ने पहले ही फेस कर चुकी है, आप उनसे सीख सकते हो काफी। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्किंग से सबसे बड़ा रीजन लोग इंडिया में पता नहीं कितने लोग समझते हैं नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग से ये होता है कि आपको जो चीजें नेटवर्क से मिल सकती है ना, मतलब वही कि एक बंदा शायद सब कुछ नहीं जानता है, बट नेटवर्क में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, सब अलग अलग, वो सारे नॉलेज एक जगह पूल हो जाता है, राइट। तो नेटवर्क से ये फायदा बहुत होता है, रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है नेटवर्क से। तो इनिशियल यूजर्स भी आपको कोवर्किंग में मिल जाते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कोवर्किंग में लोग दूसरी टीम को जरूरत हो, टेस्ट कर में भी, तो वो आपके प्रोडक्ट के पहले कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये नेटवर्क का पूरा फायदा होता है जो कोवर्किंग में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो ये तो हुआ कि यार कोवर्किंग स्पेस क्या होती है। तो आपको कैसे आइडिया है कि यार मैं भी अपना एक कोवर्किंग स्पेस खोलता हूँ, या इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था हैकर स्पेस खोलने के पीछे? ये सारा आइडिया मैं आपको बैक टू स्टार्टअप दिल्ली पे लेके जाता हूँ। स्टीव जॉब्स का एक बहुत फेमस कोट है कि आप जो डॉट्स है वो पीछे देख के कनेक्ट कर पाते हो, आगे नहीं। तो अगर मैं डॉट को पीछे कनेक्ट करूं तो स्टार्टअप दिल्ली अगेन एक कम्युनिटी है, और हैकर स्पेस अगेन कोवर्किंग इज ए कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट, राइट। तो मेरी पहले से कम्युनिटी बनी हुई थी, जो लोग मुझे जानते थे, मेरा ट्रस्ट बना हुआ था लोगों पे, लोग मुझ पे ट्रस्ट करते थे, प्लस इंडस्ट्री में लोग जानते थे मुझे। तो कम्युनिटी का नेक्स्ट स्टेप हो गया कम्युनिटी स्पेस, राइट। तो हैकर स्पेस का आइडिया वहां से आया मुझे। तो फायदा ये होता है हैकर स्पेस का कि कम्युनिटी से लोग जानते हैं पहले, ऑलरेडी मेरा वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। अगर मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आता हूं जो इस कम्युनिटी की नीड है, नीड सॉल्व, बिल्कुल, तो ये कम्युनिटी की जो नीड है उसको ही सॉल्व कर रहा है हैकर स्पेस, तो बहुत ही कोरिलेट करता है। तो मैं आज ये देखता हूं कि जो हैकर स्पेस का डॉट है ये जाके कैसे स्टार्टअप दिल्ली से मैच करता है, राइट।
तो बेसिकली मैं बताऊं तो आपके जो सारे जो वेंचर्स हैं वो स्टार्टअप दिल्ली से ही कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं वहीं से आइडिया आया, वहां से आप लोगों से मिले, उन सब के साथ अपने। तो अगर मैं बात करूं अपस्किल की, तो अब आप एज ए को फाउंडर जो मिले थे मुझे, वो भी स्टार्टअप दिल्ली के थ्रू ही मिले थे, राइट। तो आप को फाउंडर दूसरों को भी मिलवाते हो और खुद को भी मेरे भी को फाउंडर वहीं से मिले। फिर जब मैं हैकर स्पेस स्टार्ट किया तो अमित शेखर जो मेरे दूसरे को फाउंडर है हैकर स्पेस के लिए, वो भी मुझे कमिटी के थ्रू ही जानते हैं, स्टार्टअप दिल्ली के थ्रू ही जानते हैं मुझे। तो आप देख रहे हो ना कैसे ये सारी चीजें कनेक्ट हो रहा है स्टार्टअप दिल्ली से ही। ये है नेटवर्क कम्युनिटी सबका। बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा आपसे, स्टार्टअप दिल्ली से आई एम नॉट मेकिंग मनी, पैसे नहीं कमाता मैं, बट उसके न्यू पे बाकी चीजें मैं बिल्ड कर पा रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टअप दिल्ली में मैंने 50 स्टार्टअप 100 स्टार्टअप से बात किया, उनकी प्रॉब्लम समझी, उनको क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे स्टार्टअप ग्रो करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जब आप 100 स्टार्टअप 200 स्टार्टअप से बात कर लेते हो तो आपको एक बेसिक नॉलेज जो स्टार्टअप के लिए होता है वो आपको मिल जाता है। हाँ वो तो है, राइट। पूरा मार्केट का नीड, मार्केट के प्रॉब्लम से समझ जाते। बिल्कुल। तो मेरा पूरा हैकर स्पेस खोलने का स्टार्टअप दिल्ली बेस्ड है कि स्टार्टअप दिल्ली से कम्युनिटी बनी है, कुछ प्रोडक्ट अगर इसके ऊपर टॉप ऑफ इट मैं बेचता हूँ या फिर लाता हूँ तो कम्युनिटी की नीड पूरी करता है। तो मुझे कभी भी कोवर्किंग में कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा जो ये पहला सेंटर हम लोगों ने अगस्त में स्टार्ट किया था हैकर स्पेस, और सिर्फ स्टार्टअप दिल्ली की वजह से हमारे यहाँ जो 40% हमारे कोवर्कर हैं वो स्टार्टअप दिल्ली से ही मुझे जानते हैं। यही हुआ कम्युनिटी। बिल्कुल, अगेन वो कम्युनिटी वाला कनेक्ट। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये कि यार जब आप एक कोवर्किंग स्पेस शुरू कर रहे हो, इसमें तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बहुत जरूरत होती है कि आपको बिल्डअप करना है स्पेस, उस लेवल तक लेके जाना है। तो शुरुआत में आपको हैकर स्पेस के लिए पैसे कहाँ से मिले और शुरुआत में आपको मेंबर्स कहाँ से मिले? ये जो हैकर स्पेस के जो अर्ली मेंबर्स हैं वो आपको कहाँ से मिले? तो अगेन मैं फिर हैकर स्पेस की बात वहीं लेके जाऊंगा कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। आपका ये मानना है? बिल्कुल, ये मानना है मेरा। और हैकर स्पेस जब स्टार्ट किया था, अगेन फिर सारी कम्युनिटी का यूज करके वो कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व करना, इनिशियल मेरे पेइंग कस्टमर्स आ जाएं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरे स्पेस मिलने में मुझे हेल्प हुआ। यानी सारी चीजें कम्युनिटी का यूज करके ही मैंने स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया था तो मैंने जो आपको बताया कि 40% में जो कोवर्कर्स हैं ये स्टार्टअप दिल्ली के थ्रू ही आए हैं। तो इनिशियली मुझे जो रनिंग कैपिटल चाहिए होता है इन्होंने ही दिया मुझे। आपकी जो शुरुआत में मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि बिल्कुल ऐसे मेंबर्स मिल गए आपको। बिल्कुल। और ये किसी भी कोवर्किंग में अगर जाओगे, जो भी सक्सेसफुल कोवर्किंग आपको लगता है, उनके फाउंडर्स अगर बात करो तो ये यही बोलेंगे कि कोवर्किंग हमेशा एक कम्युनिटी बिजनेस है, ना कि रियल एस्टेट बिजनेस है। ये वो तो है। जो रियल एस्टेट समझ के इसको करता है वो पता नहीं स्केल कर पाए कि ना कर पाए, बट जो कम्युनिटी समझ के करते हैं वो जरूर सक्सेसफुल होंगे इसमें। उनका भी वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है कि यार अब इंडिया में बहुत सारे कोवर्किंग स्पेस आ गए हैं, मतलब स्पेशली जो बड़े मेट्रो सिटीज में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हर जगह कोवर्किंग स्पेस खुल गए हैं। आपके जैसे भी और कोवर्किंग स्पेस है, प्लस और भी बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनको बहुत ज्यादा फंडिंग मिली हुई है, और अब तो इंटरनेशनल कंपनीज भी आ गई, उन्होंने भी अपना कोवर्किंग स्पेस इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करते हो, या आप अपने आप को मार्केट कैसे करते हो, या आप अपने आप का यूएसपी क्या है जैसे कि आप उनसे अलग हो पाते हो, कि आप बताते हो हाँ इस रीजन के लिए आपको हमारे कोवर्किंग स्पेस में आना चाहिए? हमका ऑलरेडी सेगमेंट सेट है कि हमें कभी टॉप प्लेयर्स के साथ compete नहीं करने, तो जिनका चार्जेस भी अलग है, उनका मार्केट भी अलग है। तो जो टॉप प्लेयर्स की बात करोगे आप तो वो 15 से 20 हजार रुपए चार्ज करते हैं पर सीट, राइट। फिर मिड सेगमेंट में बात आओ जो 8 से 10 हजार चार्ज करते हैं। फिर नीचे वाले सेगमेंट में बात आओ जो 3 से 5 हजार 6 हजार के बीच में चार्ज करते हैं। तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये मिड सेगमेंट में रहे हम। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं उनसे compete नहीं कर रहे हम यहाँ पे, हमारा कंपटीशन है मिड वाले सेगमेंट में, ठीक है। हम अच्छी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं, लोकेशन वाइज अच्छे होते हैं, प्लस कम्युनिटी हम अच्छी प्रोवाइड कराते हैं उनको। तो लोकेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये जो हैकर स्पेस कोवर्किंग स्पेस है, ये जो सेक्टर 15 नोएडा मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 50 मीटर दूर है। तो मुझे लगता है लोकेशन भी आपका काफी बड़ा एडवांटेज रहा होगा। तो लोकेशन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि लोग जो भी आते हैं कोवर्किंग में काम करने, वो ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नियर बाई जो कनेक्टिविटी हो या फिर ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी जो भी नियरेस्ट हो उसके पास ही देखना चाहते हैं वो। तो हम लोगों ने ये स्पेस लेने का हमारा मोटिव यही था
कि हम सेक्टर 15 के बिल्कुल बगल में है। हाँ। प्लस अपनी जो कम्युनिटी पहले से बनी हुई है उसको मोनेटाइज करने का हैकर स्पेस के थ्रू हमारे पास एक ऑप्शन है, जिसमें आप प्रमोट कर सकते हो कि हाँ भाई जिसको कोवर्किंग स्पेस चाहिए। मैं डायरेक्टली प्रमोट कभी नहीं करता। हाँ। जो क्लोजली जानते हैं, जो नेटवर्क के लोग हैं और जिनको चाहिए होता है कोवर्किंग स्पेस उनको दो प्रोवाइड। वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे पास। तो अभी करंटली हैकर स्पेस के अगर हम बारे में बताऊं, इसमें कितनी सीट्स हैं और क्या ये फुल चल रहा है या कितने कैपेसिटी पे चल रहा है? तो हमारा हैकर स्पेस की बात करें तो ये पहला सेंटर हमारा 110 सीटर है, जिसमें ऑलरेडी हमारी 70 से 75% ऑक्यूपेंसी है। कभी कभी ये ऑक्यूपेंसी आपकी 90% 95% तक हो जाती है, बट एवरेज 70 से 80% हमें ऑक्यूपाई रहता है हमेशा एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। प्लान ये है कि अगले 2020 तक ऐसे 4 सेंटर और करने हैं, यानी टोटल 2020 तक 5 सेंटर हमें करने हैं। और वो भी हमारा फोकस ये है कि हम सिर्फ नोएडा में वो 5 सेंटर करें पहले। तो वो जैसे आपने बोला कि प्लान है कि नए 4 सेंटर खोलें, तो उसके लिए आप फंडिंग रेज करने का प्लान है या जो अभी हैकर स्पेस से जो इनकम होती है उसी को ही री इन्वेस्ट करके करना है? कोवर्किंग बिजनेस में थोड़ा सा अलग है। कोवर्किंग बिजनेस थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसके लिए मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से या फिर सीड इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ, जो मे बी कि 1-2 महीने में क्लोज हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे आपने क्या करने का सोचा है? और स्टार्टअप्स खोलेंगे और जो अभी स्टार्टअप्स खोले उसको क्या ग्रो करना, उसको कैसे ग्रो करना है, ये सारे प्लान्स क्या हैं? अभी प्लान ये है कि स्टार्टअप दिल्ली एज ए कम्युनिटी ग्रो करें, उसको और इंगेज करें लोगों को। और अपस्किल का प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल में आ रहे हैं। ओके। अपस्किल की बट हम ये चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल में भी वही क्वालिटी हम दे पाए जो हम लोग अभी तक दे पा रहे हैं, जिसके लिए आप जाने आते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंचाइजी तो आप दे दो, अगर क्वालिटी मेंटेन ना हुई तो फिर आपका वही बैड इंप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, मेन ब्रांड भी खराब हो जाएगा। तो हम लोग एक फ्रेंचाइजी मॉडल में भी आ रहे हैं। हैकर स्पेस का जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे 2020 तक का प्लान ये है कि और 4 सेंटर करें, इसमें से 2 सेंटर इस साल करेंगे, 2 अगले साल करेंगे। और ये सारे नोएडा में ही होंगे? जी, 5 सेंटर नोएडा में होंगे। और कोई नया स्टार्टअप्स का प्लान आइडिया? अभी कुछ अंडर डेवलप है स्टार्टअप। अच्छा, मतलब स्टील्थ मोड में है। हाँ, मतलब पर काम चल रहा है और स्टार्टअप्स आने वाले हैं जी, बट वो स्टील्थ मोड में है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि यार आप जो इतना भी सक्सेसफुल हुए उसका मेजर रीजन क्या था? किस वजह से आप इतना सक्सेसफुल हुए हैं? मैं अपने आप को अभी तक तो सक्सेसफुल काउंट नहीं करता हूँ, अभी भी हसल चल रहा है मेरा, और हसल मोड ऑन, बिल्कुल वो हमेशा रहता है। और जो हम लोग हमेशा एक लाइन यूज करते हैं, रुकना तो है ही नहीं। तो वो यही है कि हसल आपका चलता रहे। आप कभी भी ये सोच के दिमाग में ना बैठ जाओ कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, क्योंकि वो कोई स्टेज नहीं होता। सक्सेसफुल होने का कोई स्टेज नहीं होता, वो एक जर्नी जर्नी होती है। स्टार्टअप आपकी एक जर्नी होती है जो नेवर एंडिंग होती है। जब तक आप चाहें तब तक उसको परस्यू कर सकते हैं एज ए जर्नी, कोई इसका डेस्टिनेशन नहीं होता। और जो भी अभी तक के जो मेरे बिजनेस है उसको ग्रो करने में जो भी मैं हाथ मानता हूँ, वो नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ इसमें मैं, जो मुझे स्टार्टअप दिल्ली से सीखने को मिला। तो अगला क्वेश्चन ये कि यार बहुत लोग पूछते हैं कि यार क्या फंडिंग चाहिए एक स्टार्टअप खोलने के लिए? बहुत लोग इसलिए स्टार्टअप तक नहीं खोलते हैं, उनके पास आइडिया होता है कि भाई जब तक फंडिंग नहीं मिलेगा हम रिस्क नहीं ले सकते, बिना पैसों के कैसे हम एक कंपनी खोलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि यार फंडिंग चाहिए एक स्टार्टअप खोलने के लिए, या आप बिना फंडिंग के भी खोल सकते हैं? बिना फंडिंग के आप स्टार्टअप खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। लोग ये सब जो एक्सक्यूजेस देता है ना कि पैसे नहीं है, कर नहीं पा रहे, ये लोग अपने आप को एक्सक्यूज देता है। एक्चुअली ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है जिंदगी में कि पैसे नहीं है तो स्टार्टअप नहीं हो सकता। मे बी कि अगर आप अच्छे हैं कंटेंट राइटिंग में तो आप ब्लॉग लिख सकते हो यार। आजकल ब्लॉगिंग से अगर बड़ा बन जाए ब्लॉगिंग, तो मे बी कि आपका बड़ा कंटेंट बिजनेस हो सकता है, राइट। और इसमें आपको वेबसाइट करने में कितने पैसे लगते हैं? बहुत कम। बट लोगों के पास एक्सक्यूजेस इतने हैं जिंदगी में कि अपने जॉब में ही बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था। उनको 5 डेज वर्किंग भी है, उनको जिंदगी भी अच्छे से करनी है, जॉब भी अच्छे से करना है, आराम भी करना है जिंदगी में, फिर दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, दोस्तों के साथ मूवी भी जाना है, कुछ बड़ा काम करना है, और उसके बाद बोलते हैं कि टाइम नहीं है। वही, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ तो कम करना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। जितनी बड़ी आपकी सैक्रिफाइसेस होंगी उतना बड़ा सक्सेस होगा। ये बहुत
बड़ी बात है कि जितने बड़े सैक्रिफाइसेस उतने बड़े सक्सेस आपकी। हाँ, तो ऐसा होता था कि जब मेरे दोस्त जब कॉलेज में दोस्त में घूमने जाते थे तब मैं अपने स्टार्टअप आइडियाज पे काम करता रहता था। वो स्टार्टअप आइडियाज कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, बट मैं काम करता रहता था उस पे आपने कुछ सीखा होगा। बिल्कुल। वो आज उस सीख की वजह से आप बिल्कुल इस पोजीशन में पहुंचे हो। तो रिसर्च में पहले से बहुत, मतलब मैं अपने में एक क्वालिटी ये भी मानता हूँ कि मैं रिसर्च करने में बहुत अच्छा हूँ। यानी अगर किसी चीज के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करना हो तो मैं वो इजीली कर पाता हूँ। तो कुछ भी रिसर्च करते हो तो आपको एक डेटा मिलता है, फिर उस डेटा से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो, इंसाइट मिलता है। हाँ, उस इंसाइट को यूज करते हैं हम लोग। ये जो लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस है, मैं जहां तक मानता हूँ। तो देख ही लिया है कि यार मैं पहले बोलता भी था और अब अभिषेक ने बताया भी, फंडिंग कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आइडिया है तो टाइम हो चुका है, आज से आपको उस काम करना शुरू करना है। जितना टाइम आप पोस्टपोन करते रहेंगे कुछ होगा नहीं, टाइम ही वेस्ट होता रहेगा, ना आप अपने आइडिया पे काम कर पाएंगे ना आप खुद से खुश रहेंगे। तो अगर आपका सही में मन है स्टार्टअप करने का तो जल्दी से शुरू करो, काम करना शुरू करो, रास्ता आपको आगे मिल ही जाएगा। ये बिल्कुल एक चीज मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास थोड़ा कैपिटल बिल्ड हो जाए, थोड़ा पैसे जमा हो जाए तो मैं अपना स्टार्टअप करूंगा ना। वो कैपिटल बिल्ड करने के लिए वो 5 साल लगा देते हैं कि अभी तक कैपिटल बिल्ड नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है यार, बहुत बर्डन है मेरे ऊपर। या फिर कितने लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ परफेक्ट करके मैं फिर बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और परफेक्ट कभी होता नहीं। परफेक्ट इज ए मिथ, नहीं होता कुछ भी परफेक्ट। आप कुछ भी सीखो, स्टार्ट करो पहले, देन आफ्टर जैसे ही टाइम आप बिताते जाओगे उस चीज में, वो चीज इंप्रूव होती रहेगी। आप कोई सर्विस दे रहे हैं, सर्विस से लोगों से फीडबैक लें, फिर उस फीडबैक को इंप्लीमेंट करें। ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। कोई भी आइडिया आपको फुल फ्लेज नहीं आता। तो आइडिया में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, कोई एक्सक्यूज मत दीजिए, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करके उसको धीरे धीरे परस्यू कीजिए, वो शेप लेना शुरू कर देता है एक चीज। आप गलतियां करेंगे, उस गलतियों से सीखेंगे, फिर उस गलतियों को सही करेंगे और धीरे धीरे फिर आपका इंप्रूव होगा। बिल्कुल, आपका इंप्रूव होगा। तो कोई भी सबसे पहला चीज है कि स्टार्ट करें आप। टाइम आ गया है, अपना टाइम खुद को लाना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं आता है, बिल्कुल खुद करना है, खुद जाके करना है। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम टाइम सही आएगा तो करेंगे, वो सही टाइम आज है। हाँ, वो सही टाइम आज है, आज कीजिए आप स्टार्ट। इससे अच्छा टाइम कभी नहीं आ सकता जिंदगी में। ये बहुत अच्छी लाइन बोली अभिषेक ने। तो अभिषेक, जो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि यार आज के जमाने में जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है या स्टार्टअप खोलना है, काफी सारी यूथ अब चाहती है कि यार वो अपनी खुद की कंपनी खोले। अगर आप उनको कोई 3-4 एडवाइस या टिप्स दे सकें जिससे कि उनको थोड़ा डायरेक्शन मिले कि यार कैसे ये सब करना है, तो हमारे व्यूअर्स को काफी हेल्पफुल होगा ये। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो उसमें जो 3 एडवाइस मैंने आज तक जो सीखी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी कोई स्टार्टअप करे उसको देख, मतलब क्या होता है आज की डेट में कि चलो मेरे दोस्त स्टार्टअप कर रहा है मैं भी कर लूं, ऐसा देखा देखी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअल कोई नीड आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई नीड फुलफिल कर रहे हैं, कोई गैप ब्रिज कर रहे हैं, तो आप कोई स्टार्टअप करें। क्योंकि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लो जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो कोई नहीं खरीदेगा, यानी आपके बायस ही नहीं है उसके लिए। तो प्रोडक्ट वो बना है जिसकी कोई नीड है, यानी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एक्चुअली वो, राइट। दूसरा चीज, आप फंड्स के पीछे ना भागे, पहले इनिशियली अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करें, अपने एक एमवीपी बनाए और उस प्रोडक्ट को जो कस्टमर है उसको बेचें और उसे फीडबैक लें, राइट। उस फीडबैक को इंप्लीमेंट करें, एमवीपी को एज ए फुल टाइम प्रोडक्ट ना समझे, राइट। पहले तो नीड फुलफिल करें, दूसरा आप अपने प्रोडक्ट पे कंटिन्यूअसली काम करते रहें, कस्टमर से फीडबैक लेके उसको इंप्रूव करते रहें कंटिन्यूअसली, ये नहीं कि परफेक्ट प्रोडक्ट बना जी। और तीसरा हो गया, मैं मानता हूँ टीम। आप वो टीम बिल्ड करें जो आपके माइंडसेट को मैच करती हो, राइट। बहुत मुश्किल होता है टीम बनाना। तो क्या होता है कि आप जो जैसा सोचते हो आपकी टीम भी वही सोचे, सबका विजन मिशन सब क्लियर हो, यानी पहले दिन से आप बता दिए कि नहीं ये चीज बनाना है हमें, तो सब एक गोल पे काम कर रहे हैं, राइट। तो टीम बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी स्टार्टअप में। और जो मैं आपको बता रहा था, स्किल गैप इतना है कि आपको सही बंदे मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। सही काम के लिए सही बंदा मिलना वो भी एक काफी टाइम लग जाता है। तो मैं 3 एडवाइस दूंगा। पहला,
प्रोडक्ट वो बनाए जो कोई नीड फुलफिल कर रहा हो। दूसरा परसिस्टेंस, काम में लगे रहें, क्योंकि ये नेवर एंडिंग जर्नी है स्टार्टअप। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने में बिजनेस नहीं ग्रो किया, छोड़ दिया मैंने। कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहोगे तो मेहनत करना होगा आपको। और तीसरा टीम बिल्डिंग, आप अपनी टीम को बिल्ड करें, ट्रेन करें, राइट। ये 3 चीज मैं एडवाइस देना चाहूंगा जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो ये था अभिषेक के साथ इंटरव्यू। मैं अभिषेक को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि यार वो स्टोरीज बिहाइंड सक्सेस के चैनल में आया और उन्होंने अपनी पूरी स्टार्टअप जर्नी डिटेल में बताई है। मुझे पूरा भरोसा है कि यार हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। और मैं आप सबको बोलूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आगे हम और भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यू करेंगे जिसमें आप सबको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को भी याद से दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद में मैंने यूं क्यों किया? रुको, एक धन्यवाद फिर से कर, मैंने ऐसे कर दिया। कोई नहीं, ठीक है ना। नहीं, तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।